बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव सेशन की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ करने जा रही हूँ। आज हम बिहार के पर्यटन क्षेत्र यानी बिहार टूरिज्म सेक्टर्स की पूरी तस्वीर साफ करेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। और इसलिए सभी कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये विषय उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और जो भी टीचर एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये एक अत्यंत जरूरी हिस्सा है। हाँ, और अगर हम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पर्यटन से जुड़े सीधे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। राइट। मेंस में हमें ये समझना होता है कि पर्यटन सिर्फ घूमने फिरने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये राज्य के लिए एक इकोनॉमिक ड्राइवर यानी अर्थव्यवस्था के चालक के रूप में कैसे काम करता है। एग्जैक्टली। और इसीलिए इस क्लास का जो मिशन है वो पर्यटन स्थलों की सिर्फ सूची पढ़ना नहीं है। हमें इकोनॉमी, कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम बुनियादी ढांचा कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन के साथ पर्यटन के सीधे जुड़ाव का विश्लेषण करना है। तो अब देखिए, इस विश्लेषण की शुरुआत मैं एक पैराडॉक्स या विरोधाभास से करना चाहूंगी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा, शानदार और ऐतिहासिक मॉल है। इसके अंदर दुनिया की कुछ सबसे कीमती चीजें रखी हैं। लेकिन इस भव्य मॉल तक पहुंचने वाली सड़कें टूटी हुई हैं, अंदर जाने पर कोई गाइड नहीं है और रुकने के लिए कोई कंफर्टेबल जगह नहीं है। बिहार में पर्यटन का बुनियादी ढांचा भी कुछ इस तरह का विरोधाभास दिखाता है ना। ये बहुत ही सटीक और गहरा चित्रण है। किसी भी क्षेत्र में हाई कल्चरल एंड रिलीजियस पोटेंशियल का होना एक बात है, लेकिन उस क्षमता को एक बेहतरीन अनुभव में बदलने वाला जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से एक अलग चुनौती है। राइट। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर गायब होता है तो हेरिटेज बहुत रिच होने के बावजूद उसका इकोनॉमिक फायदा बहुत पुअर रह जाता है। सही बात है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें उस क्षेत्र को देखना होगा जो इस पूरे सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है। जब हम बिहार में टूरिज्म की बात करते हैं तो एक सेक्टर बाकी सभी पर पूरी तरह से हावी नजर आता है। आप रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। धार्मिक पर्यटन या रिलीजियस टूरिज्म सच में बिहार के टूरिज्म की बैकबोन है। हाँ। और ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्षेत्र है। और इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से जुड़े बोध गया, राजगीर, नालंदा और वैशाली जैसे स्थल हैं। ये सिर्फ राष्ट्रीय स्मारक नहीं है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूजनीय है। इसके समानांतर अगर हम हिंदू तीर्थ यात्रा की बात करें तो गया का महत्व भी बहुत ऐतिहासिक और विशाल है। राइट। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट के कारण जापान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों से भारी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। और इस ग्लोबल इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही केंद्र सरकार प्रसाद स्कीम के जरिए इस पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रसाद स्कीम के तहत इन धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ वही मॉल वाली एनालॉजी दोबारा आती है। क्या ये रिलीजियस टूरिज्म किसी बड़े मॉल के एंकर स्टोर की तरह काम कर रहा है? मतलब वो सबसे बड़ी दुकान जो पूरी भीड़ को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन सवाल ये है कि लोग घर से निकलते तो उस बड़े स्टोर के लिए हैं, पर क्या हम इस भीड़ का सही आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट उठा पा रहे हैं? दुर्भाग्य से इस सवाल का उत्तर फिलहाल थोड़ा निराशाजनक है। एंकर स्टोर भीड़ तो ला रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट आते हैं, दर्शन करते हैं और अक्सर उसी दिन या अगली सुबह वहां से निकल जाते हैं। मतलब वो राज्य में ज्यादा दिन तक रुकते नहीं है। एग्जैक्टली। और इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है कि जब तक टूरिस्ट आपके यहाँ स्टे नहीं करेगा, लोकल इकोनॉमी को उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो कैंडिडेट्स को यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ टूरिस्ट्स का आना काफी नहीं है। उन्हें ज्यादा दिन तक रोकने के लिए हमें रिलीजियस टूरिज्म से आगे बढ़ना होगा। सही कहा। और यहीं पर टूरिज्म के दूसरे डायमेंशंस यानी हिस्टोरिकल और इको टूरिज्म तस्वीर में आते हैं। बिहार के पास मौर्य और गुप्ता काल की एक बहुत ही समृद्ध विरासत है। जैसे कि प्राचीन शिक्षा केंद्र। अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडरों या विक्रमशिला की बात करें
तो ये इतिहास प्रेमियों और रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण हो सकते हैं। बिल्कुल। और प्राचीन पाटलिपुत्र का महत्व भी कम नहीं है। इसके अलावा जो लोग नेचर या प्रकृति में रुचि रखते हैं, उनके लिए सस्टेनेबल टूरिज्म एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी शामिल है, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और भिमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, ये दोनों इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन अनुभव प्रदान कर सकते हैं। आज का मॉडर्न टूरिस्ट जंगल सफारीज और नेचर वॉक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है। इसके अलावा किसी भी जगह की असली पहचान उसकी कल्चर होती है। तो कल्चरल टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में छठ पूजा, सोनेपुर मेला और मधुबनी पेंटिंग जैसे एलिमेंट्स का क्या रोल है? इनका बहुत बड़ा रोल है। कल्चरल एलिमेंट्स सीधे तौर पर लोकल आर्टिजन्स और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र भी है, जिसे हम मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म कहते हैं। वेलनेस टूरिज्म मतलब आयुर्वेद और योगा केंद्रों के संदर्भ में? हाँ, सस्ती स्वास्थ्य सेवा यानी अफोर्डेबल हेल्थ केयर और ट्रेडिशनल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन इस सेक्टर को धीरे धीरे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी। हमें पता है कि हमारे पास ये सब कुछ है, इतना रिच हिस्ट्री, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म सब है। फिर भी क्या हमारी असली समस्या ब्रांडिंग की कमी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम अपनी इस कल्चरल आइडेंटिटी को मॉडर्न टूरिस्ट के सामने सही से पैकेज करके प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है। ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा गैप है। आज का टूरिस्ट सिर्फ एक जगह देखने नहीं आता, वो एक अनुभव या एक्सपीरियंस चाहता है। अगर हम दुनिया को ये इफेक्टिवली बता नहीं पाएंगे कि नालंदा में घूमना कैसा महसूस होता है, तो वो क्यों आएंगे? राइट। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रॉपर पैकेजिंग और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का अभाव हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस रही है। बिल्कुल। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना है और ब्रांडिंग पर भी काम करना है, लेकिन इन सब के लिए पैसा चाहिए। स्टूडेंट्स को एग्जाम में पॉलिसीज के बारे में भी लिखना होता है, तो इन सब के लिए फंड्स और पॉलिसीज कहाँ से आ रही हैं? इसके लिए हमें हाल ही में आई बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 यानी बिहार पर्यटन नीति 2023 को समझना होगा। ये पॉलिसी इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके प्राइमरी गोल्स हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी निजी क्षेत्र का निवेश लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जैसे होटल्स, रिजॉर्ट्स और माइस टूरिज्म का निर्माण करना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम क्लैरिफाई कर दें कि माइस का मतलब यहाँ मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस से है, राइट? राइट, सही बताया आपने। और इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए सरकार एक सब्सिडी मॉडल का इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करता है, तो उसे 30% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ओ 30%, ये तो काफी बड़ा इंसेंटिव है। हाँ, और अगर हायर इन्वेस्टमेंट होती है तो 25% सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन फी की वापसी यानी रीइंबर्समेंट का भी वादा इस पॉलिसी में किया गया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए सच में एक अच्छा कदम है। लेकिन अगर हम 2026-27 के स्टेट बजट को देखें, जिसका आकार लगभग 3.47 लाख करोड़ रुपए है, तो उसमें टूरिज्म के लिए क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं? देखिए, अगर आप बजट में सीधे टूरिज्म का अलोकेशन देखेंगे तो वो उतना बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन बजट इस सेक्टर को इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है। इनडायरेक्ट बजट सपोर्ट से आपका क्या मतलब है? मतलब बुनियादी ढांचे के माध्यम से, जैसे नई सड़कें बनाना, अर्बन डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी बेहतर करना। क्योंकि आप कितना भी अच्छा होटल बना लें, जब तक रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, टूरिस्ट वहां नहीं जाएगा। तो इसको मैं एक और एनालॉजी से समझाती हूँ। ये ऐसा है जैसे सरकार सब्सिडी और सड़कों के रूप में एक मजबूत स्टेज तैयार कर रही है और फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रही है कि आइए और इस स्टेज पर अपना शो चलाइए। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है और प्राइवेट सेक्टर का काम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजनेस मॉडल में बदलना है। और इसमें सेंट्रल बजट यानी केंद्रीय बजट का क्या प्रभाव है? सेंट्रल बजट में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए लगभग 2438 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। इसका सीधा फायदा बिहार को मिल रहा है, जैसे स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं। राइट। और पूर्वोदय स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें काफी इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल। पूर्वोदय स्कीम के तहत ईस्टर्न स्टेट्स, विशेषकर बिहार में
टूरिज्म हब्स का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टूरिस्ट गाइड्स की अपस्किलिंग पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। अपस्किलिंग मतलब? लोकल गाइड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कम्युनिकेशन और नॉलेज देना। हाँ, ताकि विदेशी पर्यटकों को एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज की इस चर्चा के बाद आइए इसका अंतिम परिणाम देखते हैं। यूपीएससी और बीपीएससी मेंस के फोकस से स्टूडेंट्स को मल्टीप्लायर इफेक्ट को कैसे समझना चाहिए? मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसे हम गुणक प्रभाव कहते हैं, पर्यटन की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब एक पर्यटक आता है तो वो सिर्फ एक जगह पैसा खर्च नहीं करता। मतलब वो इकोनॉमी के एक पूरे साइकिल को स्टार्ट करता है। एग्जैक्टली। टूरिज्म से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को काम मिलता है, फिर वो होटल्स में रुकता है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूस्ट होता है, और फिर वहां से लोकल मार्केट्स और आर्टिजन्स तक पैसा पहुंचता है, जिससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। सही बात है। एक टूरिस्ट का पैसा कई हाथों से होकर गुजरता है। यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। लेकिन इस इफेक्ट को इफेक्टिवली ग्राउंड पर लागू होने में कुछ बड़ी चैलेंजेस भी हैं। और वो चैलेंजेस कौन-कौन सी हैं? देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल और मैनेजमेंट रिलेटेड चुनौती है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी उतना नहीं आया है जितना एक्सपेक्ट किया गया था। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स यानी सुरक्षा की चिंताएं भी तो एक बहुत बड़ा बैरियर है। बिल्कुल। अगर टूरिस्ट खास तौर पर विमेन और इंटरनेशनल टूरिस्ट सेफ फील नहीं करेंगे तो वो नहीं आएंगे। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है पुअर रूरल कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से लोग मेन सिटी से बाहर इको टूरिज्म स्पॉट्स तक नहीं जा पाते। तो इसका वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह क्या होनी चाहिए? बीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से कैंडिडेट्स क्या सॉल्यूशंस लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड में सबसे पहले एयर, रेल और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल को ज्यादा इफेक्टिवली लागू करना होगा। और बुद्धिस्ट सर्किट की ग्लोबल ब्रांडिंग पर भी काम करना होगा। हाँ, ग्लोबल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट करना होगा। राइट। क्योंकि चाहे कितनी भी सब्सिडी दी जाए, जब तक ग्राउंड लेवल पर टूरिस्ट की सेफ्टी और स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं होगा, तब तक विदेशी पर्यटकों का विश्वास जीतना नामुमकिन होगा। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो चलिए सेशन के एंड में एग्जाम्स के लिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कैंडिडेट्स इन की पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लें। जरूर। तो पहला पॉइंट, रिलीजियस टूरिज्म ही बिहार के टूरिज्म की बैकबोन है, इसे याद रखें। दूसरा, बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 पूरी तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सब्सिडी बेस्ड मॉडल पर टिकी है। तीसरा पॉइंट, 2026-27 का स्टेट बजट डायरेक्ट नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है। और चौथा पॉइंट, सेंट्रल स्कीम्स जैसे स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद स्कीम का बिहार को सीधा लाभ मिल रहा है। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि आगामी एग्जाम्स के लिए इन बिंदुओं को अच्छे से रिवाइज कर लें। बिल्कुल। प्रॉपर रिवीजन इन कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करने में मदद करेगा। तो अब जाने से पहले मैं एक प्रोवोकेटिव थॉट यहाँ छोड़ना चाहूंगी। अगर बिहार सक्सेसफुली पीपीपी मॉडल और ग्लोबल ब्रांडिंग को लागू कर लेता है, तो क्या भविष्य में टूरिज्म एग्रीकल्चर यानी कृषि की जगह लेकर स्टेट इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्राइमरी इंजन बन सकता है? इस बारे में जरूर विचार करें। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है सोचने के लिए। जी। और हमारी ये सीरीज अगले सेशन में भी ऐसी ही डीप एनालिसिस के साथ जारी रहेगी। बिहार मैटर्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।